बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने वो चैप्टर शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके पहले 12 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 13 से अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 13 क्वेश्चन से। नंबर 13 की स्टेटमेंट है, फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस एपी। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आखिर से एंड वाली जो 8वीं टर्म होगी आप लोगों ने वो फाइंड करनी है। लास्ट टर्म इसकी क्या है, 185। 185 से पीछे जो 8वीं नंबर वाली टर्म होगी ना, आप लोगों ने वो टर्म बतानी है। तो इस बात को बेटा समझने के लिए ना हमें पहले एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कोई भी सीक्वेंस होना उसकी टर्म्स को आप डिनोट करते हो A1 से, फिर सेकंड टर्म के लिए A2 यूज़ करोगे, थर्ड टर्म के लिए आप A3 यूज़ करोगे, फोर्थ टर्म के लिए बेटा आप A4 लिखते होते हो, और लास्ट वाली जो टर्म होती है उसे हम nth टर्म यानी AN कहते हैं। चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं ना, ये सारी रिप्रेजेंट करती हैं एपी को, यानी इन टर्म्स से मेरे पास क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए फॉर अरिथमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। अगर ये सारी टर्म्स बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो, A1 प्लस डी। थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो A1 प्लस 2D। फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हो A1 प्लस 3D, अप टू सो ऑन। लास्ट वाली टर्म आपकी क्या होगी, AN होगी। अब देखें बेटा, यहाँ से एक बात पता चल रही है, जब आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हो ना, तो आप फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करते हो। क्या मतलब, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी ना A1, इसमें आपने डी ऐड किया तो आपको क्या मिल गई, सेकंड टर्म। फिर इसी A1 में आपने जब 2 टाइम डी को ऐड किया तो आपको मिल गई थर्ड टर्म। फिर इसी A1 में जब आपने दोबारा 3 टाइम डी को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, फोर्थ टर्म मिल गई। यानी बेटा यहाँ से ये पता चला, जब आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो आप A1 में D को ऐड कर रहे हो। A1 में हम क्या ऐड करते हैं, D करते हैं। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। लेफ़्ट से राइट जाते हुए A1 में हमेशा क्या होगा, D ऐड होगा। और फिर मैंने बड़ा डिटेल में बताया था, कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी हो, सपोज आपने A9 फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, A1 प्लस यहाँ 9 है ना, तो इधर आप AD ऐड कर दोगे। आपने सपोज 20th टर्म फाइंड करनी है, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, आप A1 में कितने डी ऐड करोगे, 19D को ऐड कर दोगे। अच्छा, इसी सीक्वेंस को बेटा मैं दोबारा लिख देता हूँ, A1 प्लस डी, फिर है मेरे पास A1 प्लस 2D, फिर है मेरे पास A1 प्लस 3D, अप टू सो ऑन चलते गए, तो ये होगा बेटा मेरे पास AN। अब बेटा पॉइंट फिर आपने समझना है, जब आप लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हो, आपकी ये डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट वाली, तो आप क्या करते हो, A1 के अंदर D को ऐड करते हो। लेकिन अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आए, इस तरह इस डायरेक्शन में, यानी AN से पीछे वाली टर्म अगर मैंने लिखनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AN से प्रीवियस टर्म जब भी आपको लिखनी होगी ना, आपने nth टर्म में d को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी मैं लिखूंगा AN माइनस डी। अब इससे पीछे वाली टर्म लिखनी हो तो AN माइनस 2D। यानी बेटा यहाँ से मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करवा रहा हूँ, अगर आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आते हो ना, तो nth टर्म में एक D माइनस करोगे तो एंड वाली दूसरी टर्म मिलेगी।
दो डी माइनस करोगे इसी nth टर्म में तो आपको एंड से तीसरी टर्म पता चल जाएगी। अगर इससे अगली टर्म मैंने लिखनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी nth टर्म में मुझे 3d क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। यानी बेटा अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हो तो आपको nth टर्म में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसको भला, डी को करना पड़ेगा। जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करोगे। अगर आप राइट से लेफ्ट यानी एंड वाली साइड से आप पीछे की तरफ आते हैं तो nth टर्म में आप डी को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब जी बेटा देखें, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, अगर सपोज आपको एट्थ टर्म फाइंड करनी है स्टार्ट से, एट्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से, तो आप क्या लिखते हो, A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। ये हो गई जब आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आपसे यही डिमांड की जाती है एट्थ टर्म फाइंड करो फ्रॉम एंड, एंड का मतलब होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो एंड से जब भी फाइंड करनी हो आपने कोई टर्म तो आप लिखते हो nth टर्म माइनस, यहाँ पर 8 है ना तो इधर आप क्या लिख दोगे 7। तो बेटा एट द एंड ये पता चला अगर आपको शुरू से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो आपने फर्स्ट टर्म में d को ऐड करना है। लेकिन अगर आपने एंड से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, 8वीं करनी हो, 10वीं, 20वीं, कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो लास्ट वाली टर्म में डी आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। यानी nth टर्म में डी को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। चलिए जी बेटा 8वीं टर्म आपने फाइंड करनी है फ्रॉम एंड। A8 आपने फाइंड करना है कहाँ से भला, फ्रॉम एंड, लास्ट वाली साइड से। तो बेटा इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको बताया A8 इज इक्वल टू nth टर्म में an में से आपने, यहाँ 8 है ना तो आपने बेटा 7d को क्या कर देना है, माइनस। अब अगर आपके पास nth टर्म भी हो, कॉमन डिफरेंस भी हो, यहाँ पुट कर दो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चेक करें दिए गए सीक्वेंस में nth टर्म आपकी क्या है भला, वो तो है बेटा 185। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके 11 माइनस 8 करें बेटा तो ये बन जाएगा आपके पास 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज उठाएं, इस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो A8 हमारा किसके इक्वल आएगा, ए एन की जगह पर क्या रिप्लेस किया, 185। 7 आपका सेम आ गया, डी की जगह पर आपने क्या रिप्लेस कर दिया, 3। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लें, 185 सेम आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास 21। 185 माइनस 21 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 164। और यही आपकी रिक्वायर्ड एट्थ टर्म थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। और मैं फिर अगेन बता रहा हूँ ये वो वाली nth टर्म है जो आपने एंड से फाइंड की है। यानी 185 ये आखिरी टर्म, फिर इससे पीछे वाली दूसरी, फिर इससे पीछे तीसरी, एंड अप टू ये आप लोगों की क्या आ गई है, nth टर्म आ गई है।
जी बेटा, नंबर 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा गया है फाइंड nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको ना ये एक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसकी आपने nth टर्म फाइंड करनी है। और फिर दूसरी बार वो कहता है इज प्रोग्रेशन इज इन एपी, क्या ये वाला प्रोग्रेशन एपी में होगा? तो आपने दो काम करने, एक तो आपने इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर देनी है, और फिर आपने बताना है कि क्या ये प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। बेटा अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो इस प्रोग्रेशन में ना हर टर्म जो है उसकी होल पावर क्या आ रही है, 10 आ रही है। इसी तरह हर नंबर जो है वो 7 पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी 3 भी 7 पर डिवाइड हो रहा है, 10 भी 7 पर डिवाइड हो रहा है, और 17 भी 7 पर डिवाइड हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ बेटा, मैं लेट कर लेता हूँ सीक्वेंस एक, कौन सा सीक्वेंस जिसकी पहली टर्म है 3, फिर है 10, फिर है 17, और ये अप टू सो ऑन। अब आप देखें 3 में 7 को ऐड किया तो 10 बना, 10 में 7 को ऐड किया तो 17 बना। यानी आपका जो ऐड हो रहा है नंबर वो 7 है। यानी आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये वाला सीक्वेंस अब किस में हुआ, एपी में हुआ। अगर मैं इस वाले सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर लूँ ना, और उसको बेटा 7 पे डिवाइड कर दूँ, डिवाइड करने के बाद उसकी होल पावर 10 ले लूँ, तो मुझे ये रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन की nth टर्म मिल जाएगी। मैं दोबारा बेटा बता रहा हूँ, मैंने क्या काम किया, नंबर 3 को, नंबर 10 को और नंबर 17 को, इनका एक सीक्वेंस अलग से बना लिया। इस सीक्वेंस की फाइंड करूँगा nth टर्म, उसको 7 पे डिवाइड कर दूंगा और उसकी होल पावर 10 ले लूँगा, तो वो ऑटोमेटिक दिए गए सीक्वेंस की क्या बन जाएगी, nth टर्म बन जाएगी। अब हमें पता है ये सीक्वेंस किस में है जी, इन एपी में है। तो एपी में कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी हो ना, तो आपको बेटा दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक A1 की और दूसरा D की। यहाँ इस सीक्वेंस में आपका A1 क्या है, वो है 3। कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करें। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते होते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। नंबर 10 में से 3 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, वो आप लोगों का 7 आ जाएगा। ले बेटा, ये आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आप एपी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें कौन सी फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। तो इस वाले सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर लें। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 n-1 इंटू डी। ए एन बेटा सेम रहेगा क्योंकि ये तो nth टर्म है। A1 की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, 3, n-1 अगेन सेम आएगा, और d की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, 7। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 3 आपका एज इट इज़ आ गया, 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n बना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों का 7 बन गया। 3 माइनस 7 करेंगे तो ये बेटा आपके पास बनेगा माइनस का 4। ये nth टर्म बेटा निकली है उस वाले सीक्वेंस की जो आप लोगों ने खुद से लेट किया था, लेकिन हमें तो nth सीक्वेंस चाहिए इस ऊपर वाले सीक्वेंस की जो उसने खुद बताया है। तो आप लिखेंगे जी रिक्वायर्ड nth टर्म, जिसकी हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड nth टर्म। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। हर टर्म चूँकि 7 पे डिवाइड हो रही है और उसकी होल पावर 10 है, तो मैं इस वाली nth टर्म को 7 पे डिवाइड कर दूंगा और इसकी होल पावर 10 बनाकर लिख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक इस दिए गए प्रोग्रेशन की क्या हो जाएगी, nth टर्म। तो nth टर्म इज इक्वल टू 7n-4। ये मैंने 7 पे डिवाइड किया और इसकी पावर क्या ले ली, 10। तो ये मेरे पास nth टर्म आ गई इस दिए गए प्रोग्रेशन की। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। फिर वो कह रहा है आप बताएं क्या ये प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं है। तो ये प्रोग्रेशन एपी में नहीं होगा।
ये बिल्कुल सिंपल आपने आसान सा लिख देना है। कैसे लिखोगे आप? इन दो टर्म्स का बेटा आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, यानी 10/7 होल पावर 10 माइनस 3/7 और होल पावर 10। ये इक्वल आना चाहिए। ये जो आपका दूसरा कॉमन डिफरेंस है 17/7 होल पावर 10 माइनस 10/7 होल पावर 10। ये बेटा चूंकि आपके कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे, चूंकि ये कॉमन डिफरेंस आपके इक्वल नहीं होंगे, तो आपने सिंपल लिख देना है जी, गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट इन एपी। गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट इन एपी। ये बेटा अगर आपको ना भी क्लियर हो ना, तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएंगे। और एपी की कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो आप लोगों के हमेशा सेम होते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये एपी में नहीं है। जी बेटा नंबर 15 क्वेश्चन अब हम शुरू करने लगे हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस are such that their nth terms are equal, then find the value of n। आपको ना दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिए गए हैं और कंडीशन ये है कि इन दोनों की nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। आपने n की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। तो दोनों सीक्वेंस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट सीक्वेंस आपका क्या है? 3, 10, 17 एंड अप टू सो ऑन। सेकंड सीक्वेंस बेटा आपका क्या है? वो है 63, 65, 67 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों की nth टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसे इक्वल रख देंगे। इक्वल क्यों रखेंगे? क्योंकि उसने खुद बताया nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए या एपी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, A1 और D। यहाँ पे इस सीक्वेंस में आपका A1 क्या है? वो है बेटा जी 3। कॉमन डिफरेंस काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है बेटा, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करते हो, अगली टर्म में से पिछली टर्म को आप क्या करते हो? माइनस। तो 10 में से 3 माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस बेटा आपका क्या बन गया? 7। लें जी बेटा, अब आपके पास A1 भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। आप nth टर्म को आसानी से फाइंड कर सकते हो। nth टर्म का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 n-1 इंटू डी। सारा डाटा आप यहाँ रिप्लेस करें। A1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? 3, n-1 आपका सेम आएगा और d की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे? 7। तो ये बेटा जी बनेगा आपके पास 3 प्लस 7n-7। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 7n-4। ये nth टर्म फाइंड हो गई इस फर्स्ट वाले सीक्वेंस की। अब आप nth टर्म फाइंड करोगे अपने सेकंड सीक्वेंस की। तो इसकी nth टर्म के लिए अगेन वही बात, आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक A1 और एक D। यहाँ पे आपका A1 क्या है? A1 है बेटा 63। D यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो 65 माइनस 63, तो D आपका किसके इक्वल आ गया? 2 के। लें जी बेटा, A1 भी है D भी है, तो अब आप nth टर्म फाइंड कर लो। nth टर्म का फार्मूला होता है an A1 n-1 इंटू D। an बेटा आपका सेम रहेगा,
ए वन आपका किसके इक्वल है, वो 63 है। n-1 सेम रहेगा और डी की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे, 2। ए एन आपका अगेन सेम आ गया, 63 भी सेम आ गया। 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, 2 को 1 से करें तो 2। ये बेटा बन जाएगा आपके पास 63 माइनस 2 61 हो जाएगा। लें जी बेटा, आपको दूसरे वाले सीक्वेंस की क्या मिल गई, nth टर्म मिल गई। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है nth टर्म्स इस सीक्वेंस की और इस सीक्वेंस की, इन दोनों की जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लें। आप लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। कंडीशन ये थी कि ये वाली nth टर्म और ये वाली nth टर्म दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन। चले अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो मैंने अगर पहले सीक्वेंस को ए एन कहा है ना, दूसरे की nth टर्म को ए एन प्राइम कह देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ए एन किसके इक्वल है, ए एन प्राइम के। अब यहाँ बेटा वैल्यूज़ पुट कर दें। ए एन किसके इक्वल है, 7n-4, और ए एन प्राइम किसके इक्वल है, 61 प्लस 2n। अब बेटा आप कैलकुलेशन भर के n वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, जिनके साथ n नहीं है उनको एक तरफ कर दो। तो 7n प्लस का 2n जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 4 जब राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7n-2n ये बनेगा बेटा आपके पास 5n, और ये हो जाएगा 65। 65 ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 65 को डिवाइड कर देगा और n आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 13। और यही रिक्वायर्ड आंसर था जो आप लोगों ने फाइंड करना था। जी बेटा नंबर 16 क्वेश्चन है, इसकी ना स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, जो बेसिक बातें हैं वो मैंने लिख दी हैं। आपको गिवन ये है इस स्टेटमेंट में कि पीएथ टर्म जो है वो क्यू है, क्यूथ टर्म जो है वो पी है। आपने प्रूव करना है जो nth टर्म बनेगी वो p प्लस क्यू माइनस n होगी। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी p पोजीशन वाली टर्म q हो, q पोजीशन वाली टर्म p हो, तो उसकी जो nth टर्म बनेगी वो आपके पास ये होगी। तो अगेन बेटा वही एक फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बार बार रिपीट हो रहा है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि nth टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन n-1 इंटू डी। इसे बेटा मैंने नंबर 1 कह दिया। ये है मेरे पास nth टर्म। अगर बेटा मैंने इसे बनाना हो pth टर्म, तो इसका मतलब है यहाँ से n एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस n को ख़त्म करने के लिए मैं पुट कर देता हूँ n की जगह पर p। पुट करते हैं हम n इज इक्वल टू p इन नंबर 1। ये बेटा बन जाएगा फिर ए पी विच इज इक्वल टू ए वन। यहाँ भी n की जगह पर आ गया p-1 और साथ क्या होगा d। अब ये pth टर्म उसने खुद बता दी थी कि p पोजीशन वाली टर्म जो है वो क्या होगी, q। तो यहाँ बेटा आपका आ गया q, a1 सेम रहेगा, p को d से मल्टीप्लाई करें तो pd बना, -1 को d से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका -d आ गया। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये बेटा आपने pth टर्म जो है वो बना के सॉल्व कर ली। फिर दूसरी कंडीशन में आपको क्यूथ टर्म गिवन है, तो क्यूथ टर्म फाइंड करनी हो तो यहाँ n की जगह पर क्या होना चाहिए, q, यानी इस n को एलिमिनेट हो जाना चाहिए, इसकी जगह पर q आ जाना चाहिए। n की जगह पर q लाने के लिए मैं क्या पुट करूँगा, n इज इक्वल टू q
अब की बार हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा आपकी जो नंबर 1 है, इसमें जहाँ जहाँ n है आप क्या रिप्लेस कर दोगे, q रिप्लेस कर दोगे। ये बनेगा ए क्यू, A1 आपका एज इट इज़ आएगा, फिर q माइनस 1 हो जाएगा और सारे के साथ क्या आएगा, d। अब ये ए क्यू यानी क्यूथ टर्म तो उसने खुद बताई थी, वो किसके इक्वल है, p के। तो यहाँ मैंने p रिप्लेस कर दिया। A1 प्लस क्यू को d से मल्टीप्लाई करें क्यू डी, माइनस 1 को d से करें तो ये बेटा आपका बन गया d। इसे कह देते हैं नंबर 3। अब बेटा स्टेटमेंट को दोबारा समझें, आपने प्रूव करना है nth टर्म ये बनेगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एपी में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, A1 और d। अब यहाँ पर nth टर्म फाइंड करनी है ना, तो अगेन nth टर्म के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक A1 और एक d। A1 और d इन दो की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को क्या कर देता हूँ, माइनस। नंबर 2 माइनस नंबर 3। तो नंबर 2 क्या है आपकी Q विच इज इक्वल टू A1 PD और माइनस का D। नंबर 3 आपकी क्या है P विच इज इक्वल टू A1 प्लस QD और ये माइनस का D। ये मैंने नंबर 2 लिखी है और ये मैंने नंबर 3 लिखी है। अब बेटा आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये चेंज और ये वाला चेंज हो जाएगा। A1 से कट जाएगा और D आपका D से। यहाँ बेटा रह जाएगा Q माइनस P, इधर रह जाएगा PD माइनस QD। इन दोनों में से बेटा आपका D कॉमन आ सकता है, तो आप D को कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा आपका P माइनस क्यू। अब ये P माइनस क्यू D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पर आप इसे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। Q माइनस P ओवर में क्या है, P माइनस क्यू। और इसे बेटा थोड़ा आप और सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से ना माइनस को कॉमन ले लेते हैं। उसका एक फ़ायदा हो जाएगा आपको, d इज़ इक्वल टू, जब माइनस कॉमन लिया तो p पहले आ गया और q आपका बाद में चला गया, यानी साइन चेंज हो गए। और इसका बेटा फ़ायदा ये हुआ कि p माइनस क्यू से कैंसिल आउट, d आपको यहाँ पर क्या मिल गया, -1। तो एपी में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो बेटा दो चीज़ें चाहिए थी, A1 और D आपने फाइंड कर लिया। अब A1 फाइंड करना है। A1 फाइंड करने के लिए D की वैल्यू को आप पिक करेंगे, इसे आप नंबर 3 में पुट कर दें तब भी ठीक है, नंबर 2 में पुट कर दें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। तो मैं चलें इसे पुट करता हूँ नंबर 2 में। हम पुट करेंगे D इज इक्वल टू, पुट करेंगे D इज इक्वल टू -1 इन नंबर 2। ये बेटा आपकी नंबर 2 है। Q एज इट इज़ आएगा, A1 सेम आएगा, P भी सेम आएगा, लेकिन D की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, -1। तो ये बेटा बन गया आपके पास Q इज़ इक्वल टू A1 प्लस P। मैं दिखा देता हूँ, इस D की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, -1। तो ये -1 फिर माइनस, और इस D की जगह पर अगेन आप क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे। जी बेटा आप इसे सिंप्लीफाई करें, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। A1 आपका सेम आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, यानी A1 माइनस P, और ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगी, प्लस, यानी ये बनेगा A1 माइनस P और प्लस का 1। A1 माइनस P और प्लस का 1। यहाँ पे बेटा मेरे ख्याल से आपका Q था, ये मेरे लिखने में एरर हो गया था, ये Q है। लें जी बेटा,
माइनस का 1 जब लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा, माइनस का p जब लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का p 1 जो है जब वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपको a1 की वैल्यू मिल गई, वो क्या आ गई, q प्लस p माइनस 1। बेटा अब आपके पास a1 भी है, ये आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया था। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप उठाएंगे और nth टर्म वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। nth टर्म वाला फार्मूला ये नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो आप इसे दोबारा इधर लिख लें। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a1 n माइनस 1 इंटू डी। a1 बेटा क्या फाइंड हुआ है, q प्लस p और माइनस का 1। n माइनस 1 सेम रहेगा और d की जगह पर बेटा आप क्या पुट करेंगे, माइनस 1। ये प्रीवियस पेज पे हमने फाइंड किया था। q प्लस p माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करें, माइनस n बना। माइनस 1 को माइनस 1 से करें तो प्लस 1। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, बाकी आपका क्या रह गया, p प्लस q और माइनस का n। और यही बेटा आपकी रिक्वायर्ड nth टर्म थी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन का ना MCQs पूछा जाता है एंट्री टेस्ट के पेपर में। वो आपने नस्ट का या फास्ट का या यूईटी वगैरह किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना हो तो वहाँ पर एक MCQs आता होता है कि अगर आपकी 100th टर्म है 200 और जो 200th टर्म है वो है आपकी 100, आप फाइंड करें 20th टर्म। तो अब ये MCQs में आप कैसे सॉल्व करोगे, ये एक ट्रिक है, इसे याद रख लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A20 किसके इक्वल होगा, आप इन दो को ऐड कर दोगे 200 प्लस 100 और उसमें से ये वाला नंबर आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दें, ये बनेगा 300 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो 20th टर्म आपके पास बन जाएगी 280 और यही आपका राइट आंसर होगा।